हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। जैसा कि आपको पता है, स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस इग्नू के ऊपर पीछे हम लोगों ने आपको टॉपिक पढ़ाया गेस्ट पेपर के लिहाज से। अभी असाइनमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ। आपको जो कुछ भी पढ़ना हो आप मुझे मेल करो, ऑफिस में मेरे व्हाट्सएप पे बात करो, उस पर पढ़ाया जाएगा और सारे चीज़ों का रेगुलर क्लास भी शुरू होने जा रहा है। एक बहुत जल्दी हम इंटीग्रेटेड हिस्ट्री करेंगे जो पेड होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर आप पूरे ग्रेजुएशन से लेकर एमए तक के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ताकि मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे सिविल सर्विस, कोई पीजीटी देना चाह रहा है, कुछ भी इतिहास में करना है तो उससे बाहर ना हो। ये 8 से 9 महीने का कोर्स होगा और सब चीज़ें पे बाद में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एक वन ऑफ द कंपल्सरी पेपर है DEGLA 138, इसके असाइनमेंट, नए असाइनमेंट 20, 22, 23 को बताने जा रहा हूँ। कैसे लिखना है ये फ्री में आप हमारे टेलीग्राम पे, हमारे SF क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। अभी इसका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप लिखना समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे असाइनमेंट में अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो चंद असाइनमेंट सबको डिस्कस करना क्लास में पॉसिबल नहीं है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्रीहेंशन, एक्सप्लेन द एक्सपोजिटरी टेक्स्ट एंड इट टाइप्स। तो कंप्रीहेंशन क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसको ट्रांसलेट कर दें तो कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझ। अगर हिंदी में इसको अनुवाद करके लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है समझ, यानी किसी चीज़ की समझ, कंप्रीहेंशन। किसी भी गद्य को, किसी भी प्रोज को अगर यू कैन अंडरस्टैंडिंग उसकी बनानी, उस पर अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, उसके इंफॉर्मेशन को टेबुलाइज करना, देन यू कैन अगेन रीराइट द क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैसेज। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ comprehension. Means कि if you read properly any text, any prose and answer all the questions with reference to this passage, उस पैसेज के जो भी प्रश्न है उसका आंसर करते हो प्रॉपरली, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी बात को ठीक से समझते हो। कंप्रीहेंशन इज लिमिटलेस, एनी प्रोज नॉट पोएट्री will be become a comprehension, like newspaper editorial, newspaper article, any story, any feelings, any diary parts, all these things are under the umbrella of comprehension. तो now talking about the fact file, हम उसको कैसे लिखते हैं, तो you can say it and judge it. Comprehension simply means understanding, means you understand. And nowadays it is a trend in every competitive examination as well as any academic examination. The entire English literature and grammar are easily examined through the comprehension, because in comprehension everything of the English literature as well as grammar is available, and anyone can ask anything with reference to grammar or literature. तो अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ एंड गोल ऑफ एक्ट रीडिंग, रीडिंग का अंतिम लक्ष्य। और कंप्रीहेंशन दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द रीजन फॉर रीडिंग, इसको ये भी कहा जाता है कि पढ़ने का कारण क्या है। इफ द एक्ट ऑफ रीडिंग ऑकर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग रीड, देन होल एक्ट बिकम द एब्सोल्यूट एंड रिडंडेंट. डोंट अंडरस्टैंड, देन देयर इज नो पॉइंट टू रीडिंग. अगर किसी चीज़ को मैंने पढ़ा, कुछ नहीं समझा, तो पढ़ा बेकार है। इसलिए यू मस्ट रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, ताकि आफ्टर द रीडिंग यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चंस. द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज मल्टी कॉर्नर इंफॉर्मेशन आर इनकैप्सुलेटेड इन comprehension. So reading is a very complex, it is not a simple reading, so it is a very serious reading. After all, comprehension reading is a very serious reading. It is not a just skimming, just scanning.
with proper meaning, proper sense. You can read any passage, so that is the comprehension. To employ a number of strategy and meticulous practices to tackle the comprehension and of an expository test, we need to first understand basic aspects such as categorical form of writing. तो कैटेगोरिकल फॉर्म ऑफ राइटिंग. अब दूसरा चीज़ है एक्सपोजिटरी. तो एक्सप्लानेटरी से ही ये बना है एक्सपोजिटरी, एक्सपोज करना किसी चीज़ को. व्हाट इज़ द प्रॉपर मीनिंग ऑफ एक्सपोज? किसी चीज़ को खोल के रख देना. तो खोल के रख देना मतलब किसी बात को डिकोड प्रॉपरली कर देना. इसके कई सेंस हो जाते हैं. एक्सपोज करना तो इसके नेगेटिव मीनिंग भी है कि आजकल पॉलिटिक्स में एक्सपोज कर दो, आजकल वायरल कर दो, मतलब उसकी बुराइयों को नंगा कर दो समाज के सामने. बट इन द लिटरेचर द मीनिंग ऑफ एक्सपोजिंग मीन्स कि यू कैन ईजिली डिकोड कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मैसेजेस वैल्यूज इन एनी टेक्स्ट. Decoding of this text is called the expository, derived from the word expose, the definition of which read make something visible by uncovering it, and now it become visible. Before the covering it is not possible you can see anything, but after you uncovered the things you can easily see and understand, visualize what is the fact. One can they say that the exposed one would have explained to uncover something as a situation. Expository writing then is a categorically concerned with the explanation. However, you should not confuse this form of explanation with that of descriptive or narrative writing form. Even though all these three forms, expository, narrative and descriptive. What is the difference between expository? Just you expose the fact. That is expository. Narrative कि you are talking in first person to give just dialogue writing or dialogue delivery or letter writing, all are in the format of narrative. Or descriptive, just you describe about the anything in a like a essay कि what is online classes, what is the beauty of online classes, what is the merit of online classes, what is the demerit of online classes. You see the Taj Mahal and describe in your own diary what was your feeling, what is Taj Mahal, where it is situated, in which rivers on the which river bank Taj is situated, in which city, which state, who had made this Taj. So all are the descriptive writing. Again you just listen the commentary, live commentary, it is also a description कि what Kohli is doing and what any other is doing. So that is the description, but it is not the expository, it is not narrative. Implied that act explanation, they do it differently. It is hence important for one to understand how explanation are projected in the expository form of writing. The exposition is expository writing are the many kinds. The step to explain the process, the reason, the compile as a argument, support of this statement or any other form. How many forms? So many forms. Just like process, what is the process to explain it? The reason, comply to arguments, support, thesis statements, or any other form. One will be able to find a logical sequence of a structure, smooth transitions and thesis statement. When writing an expository text, one will have to assume that the reader has no prior information regarding the subject, hence would have to use the meticulous and carefully directed instruction and explanation to make your reader to understand. This form of writing is also used when trying to supplement reason or make another understanding how process something happen. As a rule, then this is a form of writing need to be extremely precise, clear its style, lest the reader is unable to get clarity of
मैसेज। कुल मिला के एक्सप्लेनेटरी का क्या है कि एक्सट्रीमली बहुत संक्षिप्त हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि कोई भी उसको पढ़ के समझ जाए और ऐसा कोई भी गलती उसमें ना हो कि उसका मैसेज डिकोड ना हो। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा, राइटिंग एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कैन बी समेड अप बी इन टोटल 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। वन इज द कॉज एंड इफेक्ट, अनदर इज द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन इज द कंपेरिजन and contrast, and fifth one is the definition, means you define everything. It is before you writing on any topic like online class. What is online class? Define it. Just the definition justify by dictionary. This is not your own definition. Justify by the authentic person, authentic text or authentic books. Then process the categorize under the how to essay. It concerned with the listening down the process in methodological manner. ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस ढंग से अगर आप लिखोगे, बाज़ार में बेवजह चक्कर कटाते हो, फ्री में कुछ भी कूड़ा देते हो, थोड़ा पढ़ने लिखने की तमीज़ बनाओ दोस्त। बहुत हिंदुस्तान को पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है। तो इस ढंग से आप लिखोगे असाइनमेंट तो पूरा नंबर पाओगे। रीड द पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आ गया हमारे सामने एक पैसेज आ गया जिसको हमको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ये पैसेज क्या है? माइक एंड मॉरिस लिव्ड इन द सेम विलेज। एक गांव में माइक और मॉरिस दो लोग रहते हैं। वाइल मॉरिस ऑनर्ड द लार्जेस्ट ज्वेलरी शॉप, एक को ज्वेलरी की दुकान है गाँव में। माइक वॉज ए पुअर फार्मर। माइक क्या है? पुअर फार्मर, और मॉरिस व्यापारी है। फैक्ट को नोट करते रहो दिमाग में कि दो लोग हैं, एक गांव में रहते हैं। एक के पास खेती है, उसका नाम माइक है। मॉरिस है, उसके पास गांव के अंदर ज्वेलरी शॉप है। दोनों गांव में ही रहते हैं। बोथ हैड लार्ज फैमिली विथ मेनी सन्स, डॉटर्स, इन लॉ, ग्रैंड चिल्ड्रन। बड़ा परिवार है, सब कुछ है उसमें। वन फाइन डे माइक ट्राइड नॉट टू बीइंग एबल टू फीड हिज फैमिली। माइक बेचारा गरीब आदमी है, किसान है, वो चाहा एक दिन अपने परिवार को के पास, उसके पास ये भी नहीं था कि भोजन करा सके, फीड करा सके। डिसाइडेड टू लीव द विलेज एंड मूव टू सिटी वेयर ही वॉज सर्टेन टू अर्न एनफ टू फीड एवरीवन अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। ही लेफ्ट द विलेज। अब माइग्रेशन हो जा रहा है। किसके चलते गांव छोड़ने को तैयार है कि चलो बाजार में कुछ कर लेंगे, बाल बच्चा तो पाल लेंगे, कुछ खिला लेंगे। अब वो शहर की ओर चल देता है। अब इसमें बहुत चीज़ आपका डेवलप होता है कि व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न माइग्रेशन विलेज टू टाउन। तो सबसे बड़ा कि दाल दलिया का जुगाड़ हो, कुछ काम हो। एट नाइट दे स्टॉप अंडर द लार्ज ट्री। एक बड़े पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे थे, जैसे पीपल, पाकर, नीम के नीचे लोग रुक गए, थक गया। देयर वॉज ए स्ट्रीम रनिंग नियर बाय वेयर दे कुड फ्रेश अप एंड देमसेल्फ। वहीं एक छोटा सा स्रोता, झरना था, वहाँ अपना नहा धोया। ही टोल्ड हिज सन टू क्लियर द एरिया बिलो द ट्री। और फिर बेटा को कहा कि ये पेड़ के नीचे जो जगह है उसको जरा साफ कर पुत्र। He told his wife to fetch water and instructed his daughter-in-law to make the fire and started cutting wood. फिर पत्नी को कहा कि भाई थोड़ा पानी खींच के लाओ, और बेटी और दामाद को कहा कि तुम टेक अप अ फायर, मतलब अग्नि जलाओ, और वो पेड़ के टहनी को काट के। दे डिड नॉट नो that in the branches of the tree there was a thief hiding. वहाँ उसके एक पेड़ के एक शाखा में एक चोर छुपा हुआ था। He watched as Mike family worked together and also noticed that they had nothing to do to cook. देखा कि सब एक साथ काम कर रहा है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा नहीं कि वो खाना बना रहा हो। Mike wife also thought the same and asked her husband, everything is ready but what shall we eat? सब काम तो पतिदेव आपके हिसाब से हो गया, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? Mike raised his hand to heaven and said, don't worry. हाथ आसमान में भगवान के पास उठाया, कहा चिंता ना करो। He is watching. वह देख रहा है all of this from above. आकाश होकर वह सब चीज़ देख रहा है। He will help us. वो हमें ज़रूर मदद करेगा। The thief got worried as he had seen that the family was larger and worked well together. बहुत अच्छे से एक साथ काम कर रहा है, बड़ा परिवार है। बेचारा चोर देख रहा है। देखो
फिर क्या होता है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट दे डिड नॉट नो ही वॉज हाइडिंग इन द ब्रांचेज, ही डिसाइडेड टू मेक ए क्विक स्कैप। अब वो सोचा कि ये लोग तो देख नहीं रहा, भागा जाए यहाँ से। ही क्लाइम डाउन सेफली व्हेन दे वेयर नॉट लुकिंग एंड रन ऑफ हिज लाइफ। देखा कि ये लोग नहीं देख रहा, वो कूदा और भागा। बट ही लेफ्ट बिहाइंड द बंडल ऑफ स्टोलन ज्वेलर्स। लेकिन इस जल्दीबाजी में, जान बचाने में, पूरा सोना चांदी का माल वो छोड़ के भाग गया। अब एंड मनी विच ड्रॉप इनटू माइक लैप। अब माइक के वो हाथों में ये पैसा आ गया। माइक ओपन एंड जंपेड द जॉ व्हेन ही सी द कॉन्ट्रेंट। The family gathered all their belongings and returned to village. There was a great excitement when they told everyone to his village. अब क्या ज़रूरत है शहर जाने का, लौट गया मस्ती से और इस कहानी को सबको गांव में कहा। देखो ऐसे ही भाग्य खुलता है, ये भाग्यवादी कहानी है। Morris thought that the tree was miraculous and it was a nice and quick way to earn some money. मतलब वो सोचा कि ये ट्री बड़ा चमत्कारी है तो यहाँ पैसा बनता है। He ordered his family to pack some clothes and they set off as if on journey. They also stopped under the same tree and Morris started commanding everything as Mike had done. अब मॉरिस माइक को कमांड करना सीखी, बट नो वन इज द फैमिली वॉज विलिंग टू ओबे हिज ऑर्डर। लेकिन उसके परिवार का कोई आदमी तैयार नहीं था उसका ऑर्डर मानने का। बीइंग अ रिच फैमिली दे वेयर यूज द हैविंग सर्वेंट ऑल अराउंड, सो द वन हु वेंट टू रिवर ऑफ फिश द वाटर। मतलब लालच में बेचारा माइक की तरह मॉरिस भी सोचा कुछ हो जाएगा, पानी खींचने गया। द वन हु वेंट टू गेट वुड फॉर फायर ऑफ टू स्लीप, कोई आग जलाने गया। मॉरिस वाइफ सेड एवरीथिंग रेडी बट व्हाट शैल बी ईट। फिर उसी बात को दोहराया जो माइक ने कहानी सुनाई थी, हम खाएंगे क्या, सब कुछ तो है। मॉरिस राइज हैंड और कहा डोंट वरी ही इज वाचिंग, मतलब वही कहानी कि भगवान देख रहा है, सब कुछ होगा, ही विल हेल्प अप। As soon as he finished saying, the thief jumped down from the tree with a knife in hand. अब चोर तो एक बार तो बेचारा माल अपना गंवा चुका था, वह कूदा चाकू लेके। Seeing him, everyone started running. सब भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए। The thief stolen everything they had. Morris and his family had returned to village empty hand. सारा चीज़ चोर उसका हंसोद कर बटोर कर चलता बना, चंपत बना, और बेचारा यही लालच बुरी भलाए। अब इस पे क्वेश्चंस है कि व्हाई डिड माइक एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर द थिप्स ट्री। मतलब चोर वाले पेड़ पर क्यों रुकना चाह। बीइंग अ लार्ज फैमिली दे न्यू दैट दे कुड इजीली डिफीट द थिप। इट वाज ए कन्वीनियंट स्पॉट ऑफ टेकिंग अ हॉल्ट एट नाइट। देयर वाज ए स्ट्रीम नियर बाई वुड एंड एन अ बिल्ड हाउस दैट वाज ओनली लार्ज ट्री दैट कुड शेल्टर देयर लार्ज फैमिली। नहीं, इट वॉज ए कन्वीनियंट कि हल्ट यहाँ किया जाए, चूँकि वो तो चोर जानता नहीं था। कितना ईजी, आप पैसे समझ गया तो हो गया। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मॉरिस। मॉरिस के बारे में क्या है। ही वॉज ए रिच बिजनेसमैन था, लेकिन बेस्ट कह रहा है। ही बिल्ट हिज वाइफ, बुलिड हिज वाइफ, बात सही है। ही पेड हिज सर्वेंट वेल, सब बात सही है। बट ही वॉज ग्रेडी एंड इमिटेटेड माइक, मतलब वो लोभी था, ये सबसे सही है। इस तरह बताइए, मीनिंग समझ गए तो इसमें है क्या। व्हाट डिड माइक मीन, ही सेड ही इज वॉचिंग ऑल हिज फॉर्म एबव। क्यों ऐसा माइक ने कहा, तो ही हैड स्टॉपेड थिप, वो तो चोर के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। ही वॉज टेलिंग हिज वाइफ टू हैव फेथ इन गॉड, ये तो ईश्वर के प्रति था कि ऊपर वाला कुछ देगा। व्हाई डिड द थिप रिटर्न टू द ट्री, वो क्यों चोर वापस आया, तो टू वेट फॉर माइक टू रिटर्न, टू सेटअप ए ट्रैप, टू वेट फॉर मॉरिस फैमिली, नॉट मेंशन इन द पैसेज। अब चोर क्यों आया, चोर की कोई कहानी नहीं पता। चोर की दो ही बात है कि पहला बार भागा और ज्वेलरी चला गया, दूसरा बार चाकू लेके कूद गया, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कितना इजी है इसको समझना, इसको सब रिटर्न है, तो इस पर मैं बेकार बात करना नहीं चाहता हूँ। एक दूसरा पैसेज है क्वेश्चन नंबर 4। इस असाइनमेंट में शायद 3 पैसेज है। ये पैसेज है जिसको मैं मोटा मोटी बताता हूँ। ये पैसेज आज मैं सॉल्व कर रहा था सुबह 4 बजे, मेरे आँख से आंसू आ गए। ये रियल डायरी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, जो दुनिया का सबसे बड़ा भौतिकी का विद्वान था, फिजिसिस्ट था।
ड्यूरिंग द एरा ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज आइंस्टीन वाज ऑल्सो अ जू, ये यहूदी था, तो हिटलर सारे जू को टॉर्चर किया, गैस चैम्बर में डाला। दैट्स वाई दे स्कैप फ्रॉम जर्मनी एंड गॉट अ शेल्टर इन यूएसए। अमेरिका में जाके इसने शेल्टर पाया, और अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट को E=mc² का फार्मूला दिया जिससे एटम बम बन सकता, और ये रिक्वेस्ट किया कि इसको यूज़ नहीं करना है, केवल हिटलर को डराने के लिए इसको बना लेना। चूँकि हिटलर भी एनी टाइम ही एक्वायर्ड दिस बॉम्ब, वो कर सकता है, चूँकि चेकोस्लोवाकिया से उसने यूरेनियम ले आया है। रूजवेल्ट ने उसको बनाया और 1945 को उसने ड्रॉप कर दिया जापान में 2 बम 2-3 दिन के अंतराल पर, नागासाकी और हिरोशिमा में। बहुत दुखी हुआ जब वो खोलता है अपना घर का खिड़की और सारी बातें रेडियो पे सुनता है, तो उन दिनों टेलीविज़न नहीं था, तो रो पड़ता है और वो संकल्प लेता है कि अब मैं वैज्ञानिक नहीं रहूँगा। वो एडवाइज़र था गवर्नमेंट का, और वो रूजवेल्ट पे पश्चाताप करता है कि रूजवेल्ट ने उसको धोखा दिया। हालांकि एट दैट टाइम आइजनहावर बन चुका था अमेरिका राष्ट्रपति, लेकिन रूजवेल्ट ने ही बम बना दिया था, आइजनहावर ने उसको यूज कर दिया। फिर आइंस्टीन सोचता है कि अब मैं इस जीवन को आध्यात्मिक तरीके से और सोशल साइंस के माध्यम से बिताऊंगा। देखो, प्योर साइंस के डिस्ट्रक्शन को आइंस्टीन समझता है और अपने मित्रों को बुलाता है, उसमें बेसेल रस्ट्रेल भी आते हैं, 10 से अधिक नोबेल प्राइज़ वाले आते हैं, और उन सबको ले जाके एक स्कूल के उद्घाटन में ले जाता है जहां महात्मा गांधी का फोटो लगाए हुए है माला पहना के, और गांधी के शरणागत होता है और जीवन भर वो गांधी की पूजा में लग जाता है और अध्यात्म सीखता है, सोशल साइंस सीखता है, और विज्ञान को आइंस्टीन भूल जाता है, क्योंकि उसने देख लिया कि विज्ञान में लोक मंगल नहीं है, इसमें खतरे बहुत हैं। हालांकि विज्ञान ने ही जीवन को सहज बनाया, लेकिन आइंस्टीन को घटना हिला के रख देती है। उसी पैसे पे इस पे सवाल है। तो दोस्तों, इस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटेन सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, इसका PDF, उसका आनंद लिखाइए। मैंने जस्ट बता दिया कि कंप्रिहेंशन का अगर मीनिंग जानेंगे तो मज़ा है, खूब नंबर आता है, और थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए। इतना रोचक है, इतनी सही सही जानकारी है, इतने मैसेजेस हैं, उस मैसेज को लीजिए। तीसरा इकोनॉमी के ऊपर है, वो भी बहुत अच्छा पैसेज है। तो सारे पैसेज है। उसके बाद कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हम लोग बातचीत में गलतियां करते हैं। जस्ट हेलो बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए जस्ट हेलो, पूछना चाहिए कि आप कौन हैं तरीके से। इतना शॉर्टकट हो गए हैं हम लोग मैसेज भेजते भेजते कि शिष्टाचार ही भूल गए। लास्ट क्वेश्चन उस शिष्टाचार के ऊपर है, तो ढंग से असाइनमेंट कर लेंगे तो आपकी परीक्षा की आधी तैयारी पूरी हो जाती है। जय हिंद। इग्नू के बच्चे पढ़ना शुरू कीजिए, मेरा यही नारा है। जय हिंद।